चलिए, तो ये आपने पूरा पढ़ लिया। मैं एक बार पूरी कहानी को एक बार समराइज करता हूँ, और अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है और अगर आपको एनाटॉमिकल सेटअप भी समझ में आ गया है, रेस्पिरेटरी मतलब पूरे के ट्रैक, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स और इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेटर सिस्टम के साथ एनाटॉमिकल रिलेशन और फिजियोलॉजिकल रिलेशन समझ में आ गया, तो एट लास्ट मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए हैं। चलो, एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर आया, कहां से कहां आया? तो वो आया एटमॉस्फेयर से एल्वेओलाई के अंदर। उस समय एटमॉस्फेरिक एयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ओटो यानी कि PO2 159 था और PCO2 0.3 था। और जब आपने उसको एंटर किया, इनहेल किया, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ही गैसेस एक्सचेंज शुरू हो गया था, और वहां से जब गैस एक्सचेंज शुरू हुआ तो O2 यूटिलाइज करने लग गया धीरे धीरे ब्लड का प्लड वहीं से, और CO2 ऐड करने लग गया, तो PO2 159 से घट के 154 बच गया एल्वेओलाई पर पहुंचने पर, और PCO2 0.3 से बढ़ते बढ़ते 40 हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके 40 और 104 होने का एक कारण तो ये मैंने बताया आपको, क्योंकि रेस्पिरेटरी से गैस एक्सचेंज शुरू हो गया। अब दूसरा कारण अब बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाएगा, कि इधर से लगातार उसमें CO2 ऐड हो रहा है और O2 लगातार रिमूव हो रहा है। एक कारण नहीं तो बताया, ऐसा तो है नहीं कि एयर आया यहाँ पर रुका है, लगातार ये काम चल रहा है ना, तो इसकी वजह से भी वो 40 बना रहता है और ये 104 बना रहता है। चलो जी, ठीक है। अब क्या है कि जैसे यहाँ आया तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा कैपिलरी में, जो किससे आया है? पल्मोनरी आर्टरी से आया है। तो यहाँ पर कैपिलरी से एक्सचेंज के लिए ग्रेडियंट दिख गया, O2 को भी ग्रेडियंट दिखा, CO2 को भी ग्रेडियंट दिखा। और O2 का ग्रेडियंट कहां से कहां है? O2 का ग्रेडियंट है एल्वेओलर एयर से डीऑक्सीजन ब्लड, और CO2 का ग्रेडियंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वेओलर एयर। क्या आपको मेरी सिंपल डिफ्यूजन में बताई हुई एक बार फिर से साबित हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन इज ए इंडिपेंडेंट प्रोसेस। याद आया वो लाइन? सिंपल डिफ्यूजन इज ए इंडिपेंडेंट प्रोसेस। O2 का मूवमेंट अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, CO2 का मूवमेंट अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। CO2 का मूवमेंट O2 के मूवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, और O2 का मूवमेंट CO2 के मूवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअल में O2 और CO2 दोनों अपने अपने ग्रेडियंट के हिसाब से मूव कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जबकि याद करो प्लांट में मैं मास फ्लो पढ़ाता था, तो वो डिपेंडेंट मूवमेंट था, वाटर के फ्लो पर डिपेंड करता था। ठीक है, फिर से आपको सिंपल डिफ्यूजन की लाइन साबित होती दिख रही होगी। सिंपल डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस मींस वो किसी अदर के मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता है। चलो, तो क्या हुआ? एल्वेओलर एयर से O2 आ गया डीऑक्सीजन ब्लड में, और डीऑक्सीजन ब्लड से CO2 चला गया एल्वेओलर एयर में, तो क्या हो गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसका क्या हो गया? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, और फाइनली वो PCO2 जो 45 था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो घट के हो गया 40। PO2 जो डीऑक्सीजन ब्लड का था 40, वो बढ़ के हो गया 95, क्योंकि ब्लड का हुआ है ऑक्सीजनेशन। और ये ऑक्सीजनेशन किसने किया है? ये ऑक्सीजनेशन किया है एल्वेओलाई। क्लियर है मामला? अब ये ऑक्सीजन ब्लड इधर की ही तरफ मूव करेगा, क्यों करेगा? इसका कारण ब्लड प्रेशर है। अब वो मूव करेगा चारों के चारों पल्मोनरी वेन, दो राइट लंग से दो लेफ्ट लंग से लेके एंटर कर जाएंगे कहां? लेफ्ट ऑरिकल में। और जब लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेगा तो लेफ्ट ऑरिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाएगा डोर्सल आउटर। अब डोर्सल आउटर से कई सारे सिस्टेमिक आर्टरी निकले हुए हैं, ऐसे ही किसी भी ऑर्गन को गया, ऑर्गन के पास अब गया वो कौन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास PO2 के वैल्यू है 95 और PCO2 के वैल्यू है 40। तो टिश्यू के पास एक अलग ही सीन दिखा उसको। टिश्यू के पास सीन दिखा कि टिश्यू में सेल के अंदर, ये पूरा टिश्यू है, सेल के अंदर PO2 की वैल्यू 20 थी, PCO2 की वैल्यू 52 के आसपास थी। क्यों? क्योंकि सेल लगातार O2 को यूज कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। याद करो जब फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और CO2 को लगातार रिलीज कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो इसलिए सेल के अंदर O2 की कमी है, CO2 की अधिकता है। तो इसलिए सेल क्या कर रहा है? बगल वाले टिश्यू फ्लूइड से O2 को लगातार खींच रहा है, और सेल के अंदर जो CO2 बन रहा है लगातार CO2 को उसमें टिश्यू फ्लूइड में भेज रहा है, और इसी वजह से टिश्यू फ्लूइड में CO2 ज्यादा है और O2 कम है। तो वहां पे टिश्यू फ्लूइड में PO2 की वैल्यू 40 और PCO2 की वैल्यू 45। कोई पूछे कि टिश्यू फ्लूइड और सेल के कंपैरिजन में PO2 का वैल्यू सेल में क्यों कम, टिश्यू फ्लूइड में क्यों ज्यादा, और PCO2 की वैल्यू सेल में क्यों ज्यादा और टिश्यू फ्लूइड में क्यों कम? तो आप बोलोगे कि O2 लगातार सेल में यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए कंपैरेटिवली, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड थोड़ी O2 को यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड के बारे में
O2 की वैल्यू, PO2 की वैल्यू कम है, क्योंकि सेल खुद लगातार CO2 बना रहा है और वही CO2 जाता है टिश्यू फ्लूइड में, तो CO2 की अधिकता तो यहाँ पे होगी ना। दैट्स व्हाई द ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन द ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड एंड इनसाइड द सेल, दैट इज द ICF, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो चलो ठीक है, CO2 यहाँ आ गया और O2 यहाँ से यहाँ चला गया। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, नियर द टिश्यू फ्लूइड, तो वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में ग्रेडियंट दिखा, और ग्रेडियंट कैसा दिखा, O2 का ग्रेडियंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू फ्लूइड की तरफ, और CO2 का ग्रेडियंट टिश्यू फ्लूइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ 45 है PCO2, और यहाँ PO2 95 है, यहाँ 40 है, तो O2 का मूवमेंट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, और यहाँ से सेल के अंदर तो जा ही रहा था सही, देखो डबल स्टेप एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ऐसे CO2 यहाँ से टिश्यू फ्लूइड में आ ही गया था, अब वो CO2 टिश्यू फ्लूइड से चल जाएगा ऑक्सीजन ब्लड में। तो जल्दी बताओ यहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन ब्लड का क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीजन ब्लड बढ़ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसकी PCO2 की वैल्यू 40 से बढ़ के 45 हो गई, और यहाँ पे PO2 की वैल्यू घट के 95 से 40 हो गई, और फिर से कारण वही है। इनके बीच में ग्रेडियंट देखो कितना है, इनके बीच में ग्रेडियंट देखो कितना है, ज्यादा ग्रेडियंट O2 का है, इनके बीच में ग्रेडियंट देखो कितना है, और इनके बीच में ग्रेडियंट देखो कितना है। फिर से कारण वही है जो कारण मैंने यहाँ पे बताया था। आप कभी सोचो तो सही, आप क्या पढ़ लेते हो, काले अक्षरों से लिखे हुए लेटर को आप किताबों में पढ़ लेते हो, कभी सोचते नहीं लिखा क्या है उसमें। ऑब्जेक्शन खड़ा करो उसमें, जब जब ऑब्जेक्शन खड़ा करोगे तो आप सोच पाओगे कि ऐसा क्यों लिखा है, किसी ने ऐसा क्यों बोला है, तब आप सोच पाओगे, तब आप क्वेश्चन क्रिएट कर पाओगे, तब उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है जी, ब्लड का हो गया कार्बोक्सिलेशन, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब फिर से वही बात, ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो सारे के सारे ब्लड का प्रेशर आ जाएगा किसमें, सिस्टेमिक वेन में, सिस्टेमिक वेन से वेना कावा, ऐसे ही ऊपर से सुपरियर वेना कावा लेके आया होगा, और नीचे से इंफीरियर वेना कावा, और सारे के सारे ब्लड, जो भी ब्लड हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबके सब कहाँ गिर गए, राइट ऑरिकल में गिर गया, और राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड आ गया, इस पल्मोनरी अओर्टा में आ गया, और पल्मोनरी अओर्टा से अब वो ब्लड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर से वही पल्मोनरी कैपिलरी के पास पहुंच गया एट द पल्मोनरी आर्टेरियल एंड, और फिर से वही काम चलेगा। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले आप पूछ लो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है रिभा? सृष्टि, विवेक? हाँ, तो गैसेस सेक्शन समाप्त हुआ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, और मेरा सवाल ये है कि जब आपने एयर इनहेल किया तो ठीक है, समझ में आया कि 159 से घट के कितना हो गया, PO2 104, और PSCO2 हो गया 0.3 से 40। कारण समझ में आता है क्योंकि रेस्पिरेटरी जोन में गैसेस चेंज हुआ है, ठीक है। तो O2 का घटना लाजमी था, O2 का घटना लाजमी था, और CO2 का बढ़ना लाजमी था। लेकिन एक बात बताओ, जब जब यहाँ पर 104 था PO2 और PCO2 40 था, जब ये एल्वियोलर एयर बाहर निकला तो PO2 की वैल्यू बढ़ कैसे गई, 106 से 104 कैसे हो गई, और PCO2 की वैल्यू 40 से 28 कैसे हो गई? मैंने आपको कहा ना, जहां दूसरे मास्टर रुकते हैं ना, मैं वहां से शुरू होता है। जहां उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है, मैं वहां से दरवाजा खोलता हूं। आप सोचो क्या मैं बोल रहा हूं। और इसका कारण रेस्पिरेटरी जोन नहीं है, रेस्पिरेटरी जोन तो उल्टे O2 को यूटिलाइज करता है। 104 से PO2 116 हो रहा, बढ़ रहा है, और PCO2 उल्टे घट रहा है। रेस्पिरेटरी जोन में तो CO2 उल्टे ऐड होता है। बढ़ गया भाई साहब, सोच पा रहे हो? क्या बताने का प्रयास करोगे या बता दिया जाए? दिमाग लगाओ, कुछ आंसर आ जाए। अगर आप एनाटॉमिकल सेटअप समझे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एनाटॉमिकल सेटअप, तो शायद आपको समझ में आ जाए। बोलो जल्दी से, बता दूं? चलो बता देता हूँ। तो कभी अगर कोई ऐसा बालक मिल जाए या बालिका मिल जाए जो अपने आप को ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत महारथी समझते हो, ऐसे कई सारे आपके गुरुजी मिल जाए, फर्जी गुरुजी, ठीक है ना, आगे नाम वर्ड लगाना जरूरी है, फर्जी गुरुजी,
तो उससे पूछना है सवाल, तो पता हो क्या बोलेंगे कि ये आपके लेवल पे नहीं है। ठीक है भाई साहब, आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन आप तो काफी हाई क्लासेस तक पढ़े हो, तब आप गुरुजी बने हो, तो आप कम से कम बता तो दो अगर बच्चे ने पूछ लिया तो सुनो इसका आंसर क्या है। आंसर समझ लो ध्यान से, नहीं तो सवाल पूछ के बेइज्जत हो क्या होगे। आंसर इसका ये है, याद करो मैंने आपको कंडक्टिंग जोन में, कंडक्टिंग जोन कहां से कहां होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। कंडक्टिंग जोन में एक स्पेस, एक वॉल्यूम ऑफ एयर बसता है, दैट इज नॉन एज डेड स्पेस वॉल्यूम। किसका दिमाग चल चुका है, आंसर आ सकता है। किसका दिमाग चल चुका है, हाथ खड़ा करो। अगर जिसका दिमाग चल चुका है तो हाथ खड़ा करो, मैं हिंट दे दिया हूँ, डेड स्पेस वॉल्यूम। सृष्टि का दिमाग चल चुका है सर जो चलो सबका दिमाग चल गया, मैं समझ गया, चलो मुझे एक्सप्लेन करो, टाइम वेस्ट होगा। बस इसी में आंसर छुपा है, डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम। चलो मुझे एक बात बताओ, डेड स्पेस वॉल्यूम में कौन सा एयर है, एक्सचेंज एयर या एटमॉस्फेरिक एयर? डेड स्पेस वॉल्यूम, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना है, 159, और PCO2 कितना है, 0.3। इधर से जो एयर आया कौन सा, एल्वियोलर एयर, उसमें PO2 कितना था, 104, और PCO2 कितना था, 40। एल्वियोलर एयर वही था ना, और यहाँ पे हो गया मिक्सिंग ऑफ गैस। यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ, वही सिंपल डिफिजन, जरूरी नहीं है लेयर हो, सिंपल डिफिजन में विदाउट लेयर भी होता है। तो इससे O2 इसमें ऐड हो गया और CO2 इसमें आ गया। डेड स्पेस वॉल्यूम में क्या हुआ, एयर का मिक्सअप हो गया, और वहां पे भी सिंपल डिफिजन हो गया, और इस कदर ये PO2 बढ़ के हो गया 116, और PCO2 घट के हो गया 28, और तब वो एयर आपने एक्सहेल्ड कर दिया। कितनों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा करो। लोग पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी, लोग पढ़ा भी देते हैं फिजियोलॉजी, बाकी उनको कितना आता है वो तो आप ऐसे सवालों से आप जज कर ही सकते हो उनको, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ भी नहीं बचा, एक बचा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, चलो मैं उसको भी जल्दी से बता दूं, इसमें वैसे कुछ भारी भरकम चीज नहीं है फैक्टर्स में। अरे यार, फैक्टर्स में कोई ऐसा भारी भरकम चीज नहीं है, तो आ जाओ, मैं भारी भरकम चीज नहीं है तो वो भी बता ही दूं जल्दी से, तब एक साथ पूरे नोट्स का रीडिंग लगाएंगे अभी। ठीक है, एक साथ पूरे नोट्स का रीडिंग लगाएंगे। चलिए, तो फैक्टर्स, अच्छा सबसे पहली बात एक बार मुझे बता दो, पूरे आप पूरे के पूरे प्रोसेस को पढ़ लिए हैं, गैसेस सेक्शन, गैसेस सेक्शन का मेथड क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। हर जगह तो वही हो रहा है, अरे आप देख लो हर जगह तो वही हो रहा है। अच्छा बताओ, गैसेस सेक्शन किस दो लेवल पर हो रहा है मेनली, एक हो रहा है ये एल्वियोलाई लेवल पर, और एक कहां हो रहा है, टिश्यू लेवल पर। तो मुझे जल्दी से बताओ, एल्वियोलाई लेवल और टिश्यू लेवल पर कौन सिंगल स्टेप गैसेस एक्सचेंज है, कौन डबल स्टेप गैसेस एक्सचेंज है? एल्वियोलाई लेवल टिश्यू लेवल सिंगल और एल्वियोलाई। ठीक है, तो मुझे बता कहां ज्यादा समय लगता होगा, कहां कम समय लगता होगा? टिश्यू लेवल पे ज्यादा लगता होगा, क्योंकि वहां डबल स्टेप लगता है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेन प्राइमरी गैसेस एक्सचेंज साइट कौन होगा, टिश्यू लेवल या फिर एल्वियोलाई लेवल? एल्वियोलाई लेवल। एल्वियोलाई लेवल। तो मुझे बताओ रेट कहां से डिसाइड हो रहा होगा, एल्वियोलाई मतलब गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है उसका रेट कहां से डिसाइड हो रहा होगा, एल्वियोलाई लेवल या टिश्यू लेवल? एल्वियोलाई लेवल। क्योंकि एल्वियोलाई लेवल पे ही मेन रेट डिसाइड हो रहा है। टिश्यू लेवल देखो मैंने बार बार बोला है कि जो ये एल्वियोलाई लेवल है वहां से मेन प्राइमरी साइट, वहां पे गैस एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, बल्क में हो रहा है, तो वहां पे कितना रेट हो रहा है। क्योंकि ये वो वाला एग्जांपल आप सेट मत करना कार इंडस्ट्री वाला, कि जो कम मॉडल बना रहा है, मतलब कम प्रोडक्ट बना रहा है, कार वाला एग्जांपल दिया था कि मान लो कार इंडस्ट्री है, कोई टायर बना रहा है, 4 कार का टायर बना रहा है, इंजन बन रहा है 10 कार का, तो इंडस्ट्री केवल 4 ही कार रिलीज करेगी, वो एग्जांपल यहाँ सेट मत करना। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, गैसेस वाला बात है। तो गैसेस क्या होता है, ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करता है, इसलिए वो कंसेप्ट मत लगाना कि जहां स्लो चल रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वो इंजाइम में होता है। यहाँ ग्रेडियंट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई लेवल पे जल्दी जल्दी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जब हो रहा है तो वो फास्टली पुश करेगा, जब पुश करेगा फास्टली गैसेस को, तो फाइनली क्या होगा, टिश्यू लेवल पर भी उसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो रेट डिसाइड कर रहा है एल्वियोलाई लेवल, ना कि टिश्यू लेवल। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज क्या क्या है। ठीक है, तो कौन कौन सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकता है, वही अफेक्ट करेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द गैसेस। फर्स्ट वन, आपका जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसका थिकनेस। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में क्या क्या है,
सुनना ध्यान से। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में ये आपको एल्वियोलाई की लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर मैं यहां बना रहा हूं साइड में, एल्वियोलाई की लेयर दिख रही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। अब आ जाओ कि आपको ब्लड कैपिलरी दिख रही है, एंडोथेलियम। अरे ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, क्या इसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है? यस और नो? यस सर। और ये सिंगल लेयर होती है, इसी को बोलते हैं एंडोथेलियम। और सुना एक बार ध्यान से, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि एपिथेलियम टिश्यू कभी भी ऐसे ग्रो नहीं करती है, बेसमेंट लेयर पर ग्रो करती है। मैं आपको एनिमल टिश्यू में बताऊंगा। तो अगर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो क्या इसका भी अपना यहाँ पे बेसमेंट लेयर होगा? यस और नो? ये बेसमेंट लेयर है। और ये वाली एंडोथेलियम, तो इसका भी अपना बेसमेंट लेयर होगा? यस और नो? तो दो बेसमेंट लेयर हो गया। और इसके बीच में यहाँ पे बेसमेंट फ्लूइड होगा, बेसमेंट सब्सटेंसेस होगा, ठीक है, इनके बीच में। तो मुझे वह टोटल कितने लेयर हो गए? एक लेयर हो गया आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा लेयर हो गया बेसमेंट लेयर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, बोलो बीएम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ व्हाट? एल्वियोलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। देन बीच में आ गया बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, फ्लूइड लाइक होता है। देन फिर से आया बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर था। हाँ, फिर से आया क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। और एट लास्ट 5th लेयर कौन सा आया? एंडोथेलियम, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, देन एंडोथेलियम। मुझे बता टोटल कितने लेयर है? 5 लेयर। टोटल कितने लेयर है? 5 लेयर। लेकिन आपकी एनसीईआरटी 3 ही लेयर बताती है। इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या एक्सचेंज मेम्ब्रेन। आपकी एनसीईआरटी 3 ही लेयर लिखती है। और पता है वो क्या करती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन दिस टू, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ब्लड कैपिलरी। इन तीनों को मिला के आपकी एनसीईआरटी एक सिंगल वर्ड लिखती है, दैट इज बेसमेंट लेयर। क्या लिखती है? बेसमेंट लेयर। एक सिंपल लाइन लिख देती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 लेयर है। अदरवाइज अगर आप चाहो तो उसको 5 लेयर बता सकते हो, ठीक है जी। तो ये है क्या? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ से जो पोर हैं, इस पोर से ही ना गैसेस एक्सचेंज होता होगा? याद है पोर, पोर ऑफ खून, न्यूमोसाइट 1 के बीच में, याद आ रहा है कुछ? पोर ऑफ खून। अब मुझे एक बार बताओ, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, आप देख रहे हैं 5 लेयर है टोटल एक्चुअल में, ये जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा, या जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होगा? पतली होगी जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा। यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस डिसाइड करती है। दूसरा, थिकनेस में कैसा होना चाहिए? थिन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मॉइस्ट होगी तो ज्यादा अच्छा है गैसेस एक्सचेंज, या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ड्राई होगी तो ज्यादा अच्छा है? ड्राई होगी तब। मॉइस्ट। और बताते हैं क्यों। अगर मॉइस्ट होगी तभी ये सारे टिश्यू जिंदा रह पाएंगे, डेसिकेट नहीं होंगे। अदरवाइज टिश्यू ही मरने लगेगी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन एंड मॉइस्ट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन एंड मॉइस्ट, उसको मॉइस्चराइजेशन मिलते रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक तो हो गया थिकनेस, फैक्टर्स में पहला हो गया थिकनेस। अब मुझे जल्दी से बता दो, आपको पता है कि इधर ब्लड फ्लो कर रहा है और इधर एल्वियोलर एयर है, और इनके बीच में PO2 का भी ग्रेडियंट है, और इनके बीच में PCO2 का भी ग्रेडियंट है। यस और नो? और ये PCO2 का ग्रेडियंट इधर से इधर है और PO2 का ग्रेडियंट इधर से इधर है। अब मुझे एक बार बताओ कि तो पहला फैक्टर क्या हो गया? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब मैं दूसरा फैक्टर बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, मतलब कि रेट ऑफ सिंपल और गैस एक्सचेंज। तो दूसरा फैक्टर ये है, एक बार बताओ, ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो है, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, ग्रेडियंट में बात कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगा, या उतना कम होगा रेट ऑफ गैस एक्सचेंज? उतना ज्यादा होगा। उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डिफरेंस ज्यादा है PO2 या PCO2 का, तो वो फटाफट मूव करेगा। सो दैट पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट इज द अनदर फैक्टर। एंड थर्ड फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ब्लड में, ये ब्लड में जो O2 आया है, CO2 आया है, ये ब्लड में सॉल्युबल होगा तभी यहां तक पहुंच पाया डीऑक्सीजन ब्लड से। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, जो ब्लड में सॉल्युबल ज्यादा होगा
वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा अपना एक्सचेंज कराने के लिए, वो जो या फिर जो कम सोल्यूबल होगा वो यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा। तो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा जल्दी soluble पहुंचेगा। ज्यादा soluble और होगा वो आपको पहुंच और जाएगा। आपको एक बार पता है CO2 O2 के कंपैरिजन में ब्लड में 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होता है। CO2 O2 के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको कल बता दूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में, ठीक है, ज्यादा सोल्यूबल होता है। तो मुझे एक बार बताओ, पर यूनिट टाइम में अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में ये देखोगे तो ज्यादा, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में देखोगे तो ज्यादा गैसेस एक्सचेंज किसका होना चाहिए, O2 या CO2? पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल है। मगर ज्यादा एक्सचेंज होता किसका है, ज्यादा एक्सचेंज होता है O2 का। उसका कारण क्या है ये बात आपको कल पता चल जाएगा। तो मुझे एक बार बता दो, सोल्युबिलिटी एक फैक्टर जो O2 के अगेंस्ट जा रहा है गैस एक्सचेंज के मामले में। बाकी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट और थिकनेस ना तो O2 को फेवर कर रही है ना तो CO2 को फेवर कर रही है, यस और नो? वो तो बस गैसेस के लिए है। कोई भी गैस अगर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो थिकनेस अगर कम होगा तो ज्यादा एक्सचेंज होगा। अच्छा मुझे एक बार बताओ कि पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट किसको फेवर ज्यादा कर रही है, O2 या CO2 को? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट CO2 को। नहीं, O2 को। O2 को 104 40, इधर कितना है 40 45, ग्रेडियंट कितना का है 5 का, 5 और इधर 64 निकाल लेना अप्रोक्स 60 का। अब बताओ ग्रेडियंट किसका ज्यादा, O2 का। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट फेवर कर रहा है O2 को, ओके, O2 को। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसको फेवर कर रहा है, CO2 को। इन दोनों में जीत जाता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, इन दोनों में जीत जाता है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ये बन जाता है यहाँ पे मेन फैक्टर। तो कुल मिला के तीनों ही फैक्टर हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट और थिकनेस, तीनों ही फैक्टर हैं जो रेट ऑफ गैस एक्सचेंज को डिसाइड करता है। तो मुझे बताओ, जो जो बात मुझे बताना था मैं अब गैस एक्सचेंज से रिलेटेड सारी बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या क्या साइट फॉर गैस एक्सचेंज, 2 साइट है, एल्वियोलर साइट यानी कि एट द लेवल ऑफ लंग्स एंड टिश्यू साइट। एल्वियोलर साइट सिंगल स्टेप गैस एक्सचेंज एंड टिश्यू साइट्स डबल स्टेप गैस एक्सचेंज। कौन मेन साइट है, एल्वियोलर साइट, ठीक है। और सेकेंडरी साइट कौन है, टिश्यू साइट। साइट का बात हो गया। मेथड्स फॉर गैस एक्सचेंज, सिंपल डिफ्यूजन, कहीं पे भी हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन। थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, 3 फैक्टर, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन शुड बी थिन एंड मॉइस्ट, सेकंड प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, एंड थर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अच्छा अभी पिछले मीटिंग में पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैंने गलत बताया आपको, किस तरीके से निकालना सिखाया। देखो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बताया था आपको पिछली मीटिंग में कि जैसे O2 का 21% है तो 21 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 100। तो भैया ऐसे आप कैसे कर रहे हो, ये 21 तो ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा हुआ है। हेलो 21 तो ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा हुआ है जी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो आप क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 100 उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 760 से, तो जो ये डाटा आएगा वो आएगा आपका 159। ये एटमॉस्फेयर की बता रहा हूं मैं। कितना लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हालांकि आपसे कोई पार्शियल प्रेशर निकलवाएगा नहीं, बस फार्मूला में मिस्टेक था तो मैंने बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर मैं नोट्स पे चलता हूं एक एक करके। हाँ रे कोई दिक्कत है, सृष्टि, नो सर, विवेक, नो सर। चलिए अब आ जाते हैं आपके नोट्स पे। और नोट्स में मुझे कुछ नहीं बताना है, बस टिक 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 लगा के आगे बढ़ना है। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार बस आपको दिखा देता हूँ कि हाँ मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जरूरी है। चलिए तो क्या, इधर से आ जाइए। तो क्या मैं आपको ये डायग्राम बता चुका हूँ, यस ये पूरा डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, Yes. आप पढ़ लेना घर पे, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये टेबल में बता चुका हूँ, यस आ जाओ यहाँ पे। क्या मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एल्वियोलर डिफ्यूजन बता चुका हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट मतलब पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, बता चुका हूँ, एट लंग्स लेवल या एल्वियोलाई लेवल, एट टिश्यू लेवल, दोनों बता चुका हूँ। देख लो यहाँ पे
ये सिंगल स्टेप है और ये डबल स्टेप है। अब इस वैल्यू से आप बता सकते हैं कि ये कौन सा साइट है और ये कौन सा साइट है। ये एल्वियोलर साइट है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साइट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ टिश्यू लेवल पे, टिश्यू लेवल पे देखो डबल स्टेप एक्सचेंज है। ये कौन सा साइट है, ये है ऑक्सीजन ब्लड जो आया है सिस्टेमिक आर्टरी से, ये है टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये इनसाइड द सेल, डबल स्टेप एक्सचेंज है यहाँ, ठीक है। ये देख लो, क्या मैं आपको इसका कारण भी बता चुका हूं, किसका, कि ये यहाँ से 104 से 116 कैसे हो गया और ये 40 से 28 कैसे हो गया, कारण है डेड स्पेस वॉल्यूम। गैस एक्सचेंज यहाँ पे कैसे हुआ वो दिखा चुका हूँ। मेथड्स फॉर गैस एक्सचेंज क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, कहीं पे भी सिंपल डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, मतलब कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ढंग का लाइन बनाओ यार कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखवा दिया मैंने, पहला पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, और पार्शियल प्रेशर डिफरेंस किसको फेवर कर रहा है आप खुद ही देख लेना, O2 को फेवर कर रहा है, ठीक है। लिखा भी नीचे, गैसेस डिफ्यूजन विद फास्ट रेट व्हेन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज मोर, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पीपीडी फेवर्स O2 एक्सचेंज, लिख सकते हैं यहाँ पे O2 एक्सचेंज, लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो, O2 एक्सचेंज, ऐसे ऐसे मोर O2 एक्सचेंज देन CO2 एक्सचेंज, वो फेवर कर रहा है O2 एक्सचेंज को ज्यादा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ऐड कर लेना नोट्स में। देन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में बता चुका हूं, ये रहा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन का डायग्राम जो मैंने वहां बोला था, ठीक है। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में मैंने आपको बताया कि CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है, सो दैट the amount of CO2 diffuses through diffusion membrane in per unit partial pressure difference is much higher than O2। अगर आप पार्शियल प्रेशर डिफरेंस को कांस्टेंट रख दें, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो O2 को फेवर करता है, पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ब्लड का तो वो फेवर करता है CO2 को एज कंपेयर टू O2, मच हायर देन O2, यानी कि CO2 का ज्यादा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर कोई समस्या है तो पूछ लें। एक्सचेंज ऑफ गैसेस समाप्त हुआ, ठीक है। इस यहां तक आप जल्दी से रीड करें, 5 मिनट के बाद मैं अगला मीटिंग क्रिएट करूंगा, अभी क्लास चलेगी 10 बजे तक और मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।